डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज पे कौन कौन से फैक्टर्स का असर होता है। ठीक, यहाँ पे टोटल में कुछ 7 से 8 फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, और लेक्चर बहुत बड़ा होगा, इसलिए मैं इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। आज मैं 2-3 फैक्टर्स आपको बताऊँगा, बाकी दूसरे लेक्चर में बाकी फैक्टर्स बताऊँगा मैं। ठीक है, तो पहले लेते हैं हम आज का पहला फैक्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे असर पड़ता है। वो फैक्टर है फोर्स कांस्टेंट, यानी कि ये आप लोगों ने पढ़ा है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। के जो है ये हमें बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे अगर हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड का के ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, अब जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा उतना उसको स्ट्रेच कराने के लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी मतलब वेव नंबर भी ज़्यादा लगेगा। फिर मैं ये कह सकता हूँ वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। ये हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी बराबर रहता है 1/2π√k/ν। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास। समझ में आया? और फ्रीक्वेंसी को हम बराबर लिखते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेव नंबर के बराबर रहता है। ठीक, यही है ना? शाबाश। अब अगर ये इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको म्यू इज इक्वल टू c/λ, या c × 1/λ। 1/λ किसके बराबर है? म्यू बार के बराबर। समझ में आया? तो फिर मैं इसके बदले में ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है ना, इसके बदले में लिख सकते हैं c म्यू बार। तो मैं लिखूंगा c म्यू बार इज इक्वल टू 1/2πk/μ और √। ये है ना, या मैं ऐसे लिखूंगा म्यू बार इज इक्वल टू, ये सी इधर लेके आओ, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2πc√k/ν। अब आपको ये इक्वेशंस वगैरह याद नहीं रखनी है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। इस इक्वेशन से ये पता चल जाता है कि वेव नंबर जो है, वेव नंबर जिसमें हम IR स्पेक्ट्रम मेजर करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, यानी फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा, वेव नंबर ज़्यादा। तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर के ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी तो वेव नंबर ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और बॉन्ड लेंथ कम है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर हम सिंपल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंगे, ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें जो वेव नंबर लगता है वो लगता है इसको वाइब्रेट कराने के लिए 1000 से 1250, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो वेव नंबर है वो लगता है 1550 से 1650, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो वेव नंबर लगता है, यानी उसको वाइब्रेट करने के लिए जो वेव नंबर लगता है वो लगता है 2100 से लेके 2300। हालांकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है, लेकिन एक डबल है, दूसरा सिंगल, तीसरा ट्रिपल। और जितनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी, यानी जितने कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, उतनी उसको स्ट्रेच करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। एनर्जी ज़्यादा लग गई तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेव नंबर ज़्यादा तो इसका मतलब इसका फोर्स कांस्टेंट भी ज़्यादा है। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो फैक्टर है वो है रिड्यूस्ड मास, या मैं बोलूँगा रिलेटिव मास भी ले सकते हैं। समझ में आया ना? देखो, अगर आप इस इक्वेशन के हिसाब से देखोगे, ये इक्वेशन आपको दिखाती है जहाँ पे मेरा पेन है, म्यू बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। इसको मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। म्यू बोलूँगा मैं इसको, ठीक है, या न्यू बोलेंगे, न्यू जो न्यू है इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। न्यू मतलब रिड्यूस्ड मास, इसका मतलब एटम्स जो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, उन एटम्स का मास जितना ज़्यादा होगा उतना उसमें फ्रीक्वेंसी
उसको वाइब्रेट कराने के लिए कम लगेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 2 स्प्रिंग जोड़े हैं, है ना। ये मान लो ये स्प्रिंग जो ये एक जैसा पावरफुल है, लेकिन एक स्प्रिंग को मैंने एक लाइट वेट जोड़ दिया साथ में और इसको लटका दिया, दूसरे को हेवी वेट डाल दिया साथ में। अब इन दोनों को मैं स्ट्रेच कराना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं इसको स्ट्रेच कराना चाहूँगा ना, इसको थोड़ा सा नीचे पुल करना, ये जल्दी स्ट्रेच होगा, यानी इसमें एनर्जी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि इस वेट जो ना, ये वेट भी कुछ मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है इसको स्ट्रेच कराने में। अब अगर मैं ये ले लूँ, ये स्प्रिंग, इसमें वेट कम है तो इसको मुझे ज़्यादा ज़ोर से खींचना पड़ेगा नीचे लाने के लिए, क्योंकि इस वेट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है इसको स्ट्रेच कराने में। समझ में आया? यही बात मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ड्यूटेरियम और कार्बन ट्राइटियम की बात करूँ, सब हाइड्रोजन के आइसोटोप से, लेकिन ये वाला लाइट है, ये इससे हेवी, ये इससे हेवी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसमें इसको स्ट्रेच करने में, क्योंकि ये लाइट है ना, इसको स्ट्रेच करने के लिए वेव नंबर ज़्यादा लगेगा, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी। इसको इससे कम, इसको इससे कम, यानी जितने हेवी एटम्स होंगे ना बॉन्ड बनाने के लिए, यानी बॉन्ड से जुड़े हुए, उतनी उसमें फ्रीक्वेंसी कम लगती है। समझ में आया? इसी तरह से अगर मैं कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन की बात करूं, तो जितना मैं नीचे जाऊंगा उतना वेट बढ़ रहा है, रिड्यूस्ड मास बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी कम लगेगी। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। अब है हमारे पास में तीसरा इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ये तीसरा फैक्टर है। हम देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। इन फैक्टर्स में से सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट समझाता हूँ आपको, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है, और आपको मालूम भी होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है। इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। समझ में आया ना? ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर असर करता है, और ये परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन वीक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रा या डोनेट तो करता है, लेकिन कौन से? ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनको थोड़ा इधर या थोड़ा इधर पुश करता है, पुश पुल करता है, यानी ये परमानेंट है लेकिन वेरी वीक इफेक्ट। अब देखो, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH है, ये एल्डिहाइड है, जबकि ये एसाइल क्लोराइड है, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OCl, यानी हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन। इसका मतलब ये पूरा जो ग्रुप है ये यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, कंपैरिजन सिर्फ यहाँ पे होगा। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी है वो लिखी है 1725, यहाँ पे लिखा है 1800। समझ में आया? यहाँ पे लिखा मैंने 1725, यहाँ पे लिखा है 1800। अब ये क्वेश्चन बनता है ऐसा क्यों? देखो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करेगा। समझ में आया ना? जबकि क्लोरीन जो है ये यहाँ पे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, -I दिखाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा अपनी तरफ। अगर इसने इलेक्ट्रॉन विड्रा किया तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव ऑलरेडी है, और डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, और ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है यहाँ पे, तो जब ये डेल्टा नेगेटिव है, यानी इस यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ गया तो ये इस डेल्टा नेगेटिव को अपनी तरफ और खींचेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड जो है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ वो डिक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। लेंथ जितना कम होगा बॉन्ड का, उतना उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो फिर क्या होगा? अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से इसका जो यहाँ पे ये जो बॉन्ड जो है ये बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट अगर बढ़ गया
तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो म्यू बार यानी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी कम है। समझ में आया? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमें देखना है कार्बन कार्बन स्ट्रेचिंग, ये वाली स्ट्रेचिंग, ठीक है। चलो इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, कोई अलग कलर। यहाँ पे मेरे पास में रेड कलर है, रेड कलर, समझ में आया? अब ये जो रेड कलर वाले बॉन्ड हैं, आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में लगेगी और क्यों लगेगी? शाबाश। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, है ना। यहाँ पे दो फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, यानी ये भी इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। क्लियर? अब दोनों ये अपनी तरफ खींच रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे भी खींच रहा है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ही फ्लोरीन खींच रहा है, यहाँ पे दो फ्लोरीन खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने से क्या होता है, ये जो है ना, ये वाला बॉन्ड ये शॉर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ का बॉन्ड जो है लंबा होगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम लगेगी, जबकि इसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा। अब मैं इसकी बात करूँगा, इसमें बॉन्ड लेंथ और कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा। तो इसका मतलब म्यू बार अगर हम लेंगे, वो सबसे ज़्यादा सी में रहेगा, उसके बाद में बी में रहेगा, उसके बाद में ए में रहेगा। ऐसा ही होगा ना? शाबाश। अब उसके बाद में और एक इफेक्ट देखते हैं, लास्ट में मैं इनका कंपैरिजन भी बताऊंगा। दूसरा जो इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इस इफेक्ट को थोड़ा समझना। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट मतलब ये जो है ना, ये डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन कितने। अल्फा हाइड्रोजन मैं समझाता हूँ। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा। हाइपर कंजुगेशन आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल्स, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। These hydrogens are directly attached to these carbons, means the carbons forming this double bond. यहाँ पे भी ये कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सब इन्हीं कार्बन्स के साथ अटैच हैं जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। अब जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उसके नज़दीक में जो कार्बन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया? अब देखो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, लाइक दिस, इट इज़ लाइक दिस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा तो ये हाइड्रोजन जो ऐसे जाएगा, यानी हाइड्रोजन का ये बॉन्ड जो है ना ये ऐसे इधर चला जाएगा, रेजोनेंस करेगा। इसको बोलते हैं हम नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये रेजोनेंस ऐसे ही, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन, दिख रहा है ये हाइड्रोजन, ठीक। ये बॉन्ड तो इधर चला गया ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं। इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ में आया? अब देखो गौर से सुनो, यहाँ पे पहले ये डबल बॉन्ड था, लेकिन इस मिथाइल ग्रुप की वजह से इसमें हाइपर कंजुगेशन हो गई, यानी इन अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह, अल्फा हाइड्रोजन है ना, इन अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से इसमें हाइपर कंजुगेशन हो गई। हाइपर कंजुगेशन से इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो इसका मतलब ये वीक हो गया बॉन्ड। समझ में आया ना? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि हाइपर कंजुगेशन जब बढ़ गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो गई, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई।
अब अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ही कम हो गई तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी कि कम, फ्रीक्वेंसी भी कम लगेगी। ये ठीक है, लेकिन ये सिर्फ बी में होता है, बी वाले मॉलिक्यूल में। ए में ऐसा होता है क्या? नहीं। तो बी में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, इसलिए इसका जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इसमें वो कम लगेगा। मैं बोलूँगा म्यू बार ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। यहाँ पे ठीक है, समझ में आया, ये क्लियर है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ये है एग्जांपल आपके सामने, मेरे पास में फॉर्मल्डिहाइड है और एसिटाल्डिहाइड है। आपको बताना है इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा लगेगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा लगेगी, यानी इस कार्बोनिल में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लगेगी कि इसमें। ये जो कार्बोनिल इट इज़ लाइक दिस CH, ठीक, H यहाँ पे डबल बॉन्ड के नज़दीक अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगी। अगर हाइपर कंजुगेशन होगी तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। अगर बॉन्ड वीक हो गया तो इसमें फ्रीक्वेंसी कम लगेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी। तो फिर मैं बोलूँगा म्यू बार ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। समझ में आया? शाबाश। अब और एक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में और एक इफेक्ट जो है वो है रेजोनेंस इफेक्ट या कंजुगेशन इफेक्ट, या इसको कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको बोलूँ इफेक्ट नंबर सी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। देखो मैं आपको दो मॉलिक्यूल्स दिखाता हूँ, बात समझ में आ जाएगी जल्दी। एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है। आपको बताना है कार्बन कार्बन जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो किस में ज़्यादा होगी, यानी किस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड स्ट्रेच कराने के लिए। पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसको तो ऐसे ही छोड़ो। अब इसमें देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। सो देयर इज कंजुगेशन, वेयर एवर देयर इज कंजुगेशन देयर इज रेजोनेंस। तो यहाँ पे फिर रेजोनेंस हो सकती है ना, यानी ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। तो ये हमें दूसरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, दैट विल बी लाइक दिस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड, फिर C सिंगल बॉन्ड, फिर ये। ठीक, समझ में आया? अब इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड्स में रेजोनेंस की वजह से सिंगल बॉन्ड करेक्टर आता है। अब अगर सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस जहाँ पे ज़्यादा होता है, रेजो ज़्यादा हो गया या कंजुगेशन ज़्यादा हो गई, कंजुगेशन ज़्यादा अगर हो गया तो रेजोनेंस ज़्यादा होगा, रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो म्यू बार कम लगेगा, यानी फ्रीक्वेंसी कम लगेगी। सो वी कैन से frequency is inversely proportional to this resonance and hyperconjugation। यहाँ तक तो समझ में आया। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ये है, A मॉलिक्यूल है, B मॉलिक्यूल है, C मॉलिक्यूल। A में कोई कंजुगेशन नहीं है, B में यहाँ पे कंजुगेशन है, एक कंजुगेशन, C में 3 कंजुगेशंस। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं म्यू बार ऑफ A, B और C ले लूँ, कंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा उतना म्यू बार क्या होता है, कम होता है। म्यू बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेशन। कंजुगेशन किस में ज़्यादा है, C में, कंजुगेशन किस में कम है, A में। समझ में आया ना? तो फ्रीक्वेंसी A में ज़्यादा लगेगी। फिर यहाँ पे भी ऐसे आते हैं, इसमें कोई कंजुगेशन नहीं, इसमें एक कंजुगेशन, इसमें 2 कंजुगेशंस। तो फिर मैं ये कहूँगा म्यू बार ऑफ A इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B ग्रेटर देन C। राइट, यहाँ तक तो समझ में आया, ये हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं इनका कंपैरिजन। देखो हमारे पास में सपोज रेजोनेंस भी आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट भी आ गया, और मेसोमेरिक या हाइपर कंजुगेशन वगैरह ये सब इफेक्ट एक साथ आ गए। तो उस सूरत में क्या करेंगे, याद रखना जब ये तीनों इफेक्ट साथ में होंगे ना, तो सबसे पहली प्रेफरेंस देना रेजोनेंस को, रेजो मतलब कंजुगेशन को, ठीक है, कंजुगेशन इफेक्ट।
उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट लेना। तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको देना, इसको, यानी सबसे पहले जीतेगा रेजो, उसके बाद कॉन्जुगेशन, उसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया? अब मैं यहाँ पे इस पे बात करता हूँ। इन दो मॉलिक्यूल्स का हम देखते हैं। सबसे पहले इनमें कितना होगा, फ्रीक्वेंसी वगैरह किस हिसाब से होगा, और फ्रीक्वेंसी का असर इसमें क्या पड़ेगा। देखो ये जो है ना, ये एक्सेप्शनल केस है, हेलोजेन्स में एक्सेप्शनल केस है हेलोजेन्स। इन हेलोजेन्स में इंडक्टिव इफेक्ट अक्सर जीत जाता है और रेजोनेंस हार जाती है। मैं बताऊंगा क्यों। देखो ये क्लोरीन है, इसके ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं, ये इसमें इलेक्ट्रॉन इधर दे सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं, लेकिन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखा सकता है, यानी ये माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट भी दिखाता है और रेजोनेंस भी दिखाता है। अब देखो रेजोनेंस, अगर एक ही पीरियड के 2 एलिमेंट होंगे ना तो रेजोनेंस अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर ये अलग अलग पीरियड के होंगी तो रेजोनेंस अच्छी नहीं होती। जैसे कार्बन है सपोज सेकंड पीरियड का एलिमेंट, और क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट। इसका मतलब क्लोरीन के ऑर्बिटल्स का साइज बड़ा होगा। मान लीजिए ये क्लोरीन है, इसके ऑर्बिटल्स ऐसे बड़े हैं और कार्बन के ऑर्बिटल्स ऐसे बड़े हैं, इनके बीच में दोस्ती अच्छी नहीं रहेगी, यानी इनके बीच में रेजोनेंस अच्छा नहीं होगा। दैट इज़ वाई जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो रेजोनेंस से जीत जाता है। अब अगर यहाँ पे दोनों इफेक्ट हो रहे हैं ना, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। कम करने वाला जो इफेक्ट है वो, यानी रेजोनेंस की वजह से फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अब कम करने वाला इफेक्ट कम है, ज़्यादा करने वाला इफेक्ट ज़्यादा है ना। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे ये जीत जाएगा। दैट इज़ वाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है 1815 से लेके 1785 पर सेंटीमीटर के बीच में रहती है। समझ में आया? अब हम देखते हैं ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो ऑक्सीजन और कार्बन ये दोनों एक ही पीरियड के हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इनके ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा, रेजोनेंस जीत जाएगा। यानी मैं बोलूँगा रेजो जो है यहाँ पे वो माइनस आई से ज़्यादा है, रेजो जीत गया। तो इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, यानी ये बॉन्ड जो है इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ये रेजोनेंस दिखाएगा। समझ में ना, रेजो से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी रहती भी कम है। कितनी कम, ये 1700, मैं बोला नियरली 1769 पर सेंटीमीटर। समझ में आया? इससे तो कम रहा। समझ में आया? अब हम लेते हैं ये एस्टर में भी ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगी, और यहाँ पे ये और ग्रुप भी है, ये भी थोड़ा सा पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कार्बोनिल बॉन्ड, हम कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा वीक हो जाएगा। वीक होगा तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी वो और कम लगेगी, तो 1750 से लेके 1739 पर सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी इसका दिखाया जाता है। समझ में आया ना? अब आता है ये एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड में अगर ये CH3 है, CH3, तो इसका मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के नज़दीक अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब अगर इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है तो उसकी वजह से ये जो C डबल बॉन्ड हो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। HC इफेक्ट की वजह से स्ट्रेंथ, HC ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेंथ, मैं बोलूँगा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो
जो म्यू बार है वो भी डिक्रीज होगा, राइट। तो इसकी वजह से ये जो एल्डिहाइड ग्रुप्स रहते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी रहती है 1740 से लेके 1700 पर सेंटीमीटर के दरमियान, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, ठीक। और कीटोन्स में तो और ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, समझ में आया ना। तो इसलिए इसमें इससे भी कम चला जाएगा कीटोन्स में, वो 1715 के आसपास मैं बोलूँगा, 1715 सेंटीमीटर। इसका तो 1740, इसका मैक्सिमम 1715 पर सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे एमाइड्स पे। एमाइड्स में क्या होगा? एमाइड्स में दो इफेक्ट है। देखो, एक इफेक्ट होगा ये माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा होगा ये इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट। समझ में आया ना। और यहाँ पे भी रेजोनेंस जीत जाएगा, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन जो है ये एक ही ग्रुप के, और इनके ऑर्बिटल्स सेम है, ऑलमोस्ट एक ही साइज के हैं। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी खासी होगी, यहाँ पे ये कंजुगेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रहती है, यानी यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो जीत जाता है किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से, माइनस आई से। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है। कितनी कम? 1695, राइट। और याद रखना, इन जनरल जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है 1650 से, यानी इससे 1850 के दरमियान, यानी आपको 1700 के आसपास याद रखना है। किसकी फ्रीक्वेंसी? कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी, सी डबल बॉन्ड ओ की फ्रीक्वेंसी। अब अगर एसिड डेरिवेटिव होगा, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़ के, एसिड डेरिवेटिव मतलब RCOCr है, RCOH है, RCOOR है, तो उनमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, उनमें 1700 से ज़्यादा ही रहती है। याद रखना, अगर RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सपोज Z मीन्स यहाँ पे NH2 Cl Br OH ये सब रहे ना, तो 1700 से ज़्यादा ही CO फ्रीक्वेंसी रहती है। बाकियों में जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में इससे कम रहती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हमने सिर्फ 3 फैक्टर से भी डिस्कस किया, बाकी के जो 4 फैक्टर्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो इससे छोटे, यानी उनमें कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस। चलो आज इतना ही।